सीए एग्जाम्स आ रही पास और सभी के दिल में एक ही सवाल, हाउ डू आई बेस्ट यूटिलाइज माई लास्ट फ्यू डेज। सो दोस्तों, आपके इन सभी सवालों का जवाब देने और आपकी रिवीजन लेने आई सीए अंशुल अग्रवाल present you all with the fast track revision of CA Foundation paper number 1 principles and practices of accounting through its web series. So guys, here I present season 1 episode number 2 on a very important topic, a scoring topic, a easy topic, bank reconciliation statement. So let's start. तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप अपने 24 आवर्स में से 23 आवर्स खुद के हिसाब से यूज कीजिए, लेकिन 1 घंटा मुझे दीजिए। तो आज हम यहाँ पे हैं सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 में और यहाँ हम रिवाइज कर रहे हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। गाइज, मैं आपके लिए यहाँ कोई रेडीमेड नोट्स या पीपीटी कुछ लेके नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे आपके साथ में सेल्फ स्टडी करने आया हूँ। सो 1 घंटा मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी मेरे साथ आपका राइटिंग पैड रजिस्टर्स लेके बैठे और बहुत अच्छे से रिवाइज करें। सो दोस्तों, लेट अस डिसाइड अपॉन द फ्लो ऑफ द टॉपिक, व्हाट आर वी गोइंग टू डू ओवर हियर। सो इन दिस सेशन, इन दिस लेक्चर, वी आर गोइंग टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक and the basics about the bank reconciliation statement. We will discuss some basic things about the topic, the basic concepts of the topic. Then we are going to discuss its importance from CA exam viewpoint. So if you talk about the ICAI examination, so what is the importance of this particular topic? That is what we are going to analyze, and in this section we are going to do analysis of past exam papers. हम हर टॉपिक का एनालिसिस उसके रिस्पेक्टिव वीडियो में करेंगे। तो यहां इस वीडियो में आज हम यहां एनालाइज करने वाले हैं past exam papers. So my dear friends, as of now we have 3 papers available with us. We have the paper available of very first examination, that is May 2018. We have paper available for the second examination, that is November 2018 and May 2019. So we are going to analyze all these 3 papers and see how bank reconciliation statement was asked in all these 3 papers. Then my dear friends, we are going to prepare some summary notes and understand this particular topic, and then at last we are going to come and we are going to analyze the RTPs. Now what is RTPs? RTPs means revisionary test papers issued by the Institute of Chartered Accountants of India. So my dear friends, again as of now we have 4 RTPs available for May 2019, May 2018, November 2018, May 2019 और दोस्तों आप लोगों के लिए जो नवंबर 2019 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनकी आरटीपी भी यहाँ है अवेलेबल नवंबर 2019। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम सिर्फ एनालाइज ही नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन BRS, this particular topic, from RTP of May 2019 and नवंबर 2019। सो लास्ट 2 आरटीपीस को हम रिवाइज करेंगे और ये लास्ट 2 आरटीपीस के क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करेंगे और इस तरीके से इस टॉपिक को हम यहाँ कंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इफ एनीवन वांट्स टू वॉच द डिटेल्ड वीडियो ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सो आई हैव अ सेपरेट वीडियो अपलोडेड ऑन द कंप्लीट टॉपिक, ऑन द डिटेल्ड टॉपिक ऑन द यूट्यूब चैनल, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ शेयर की है। सो you can visit that particular video if you have a problem in this topic. So come on my dear friends, let us start. Let us understand this topic properly, bank reconciliation statement. ये टॉपिक को बहुत बेसिक से समझना है तो एक सिंपल चीज समझना है। My dear friends, क्या होता है जब कोई बैंक अकाउंट ओपन करता है? जब कोई भी बिजनेसमैन, अब हम यहाँ बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन का कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट होता है। तो जब भी कोई बिजनेसमैन बैंक में करंट अकाउंट ओपन करता है
तो दोनों के ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में व्हाट आर द टू पार्टीज, वन इज द बिजनेसमैन एंड अनदर इज बैंक। सो इन दोनों के ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ चेंजेस होते हैं, आपको एक दूसरे को जगह देनी होती है। तो बिजनेसमैन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब कैश बुक होती है, तो बिजनेसमैन अपने कैश बुक में एक कॉलम ऐड कर देता है रिसीट साइड में और पेमेंट साइड में, तो दोस्तों उसको कहते हैं बैंक अकाउंट। प्लीज अंडरस्टैंड, cash book plays the double role. It's not only primary book of account, it is also secondary book of account. So जब हम cash book बनाते हैं तो हम अलग से बैंक अकाउंट नहीं बनाते हैं। So in this topic when we are talking about cash book, we are talking about cash book bank column. Similarly, bank also maintains its own book of account, और बैंक के books of accounts में बैंक कस्टमर के नाम से एक लेजर अकाउंट ओपन करती है। तो बैंक हमें जो अकाउंट नंबर असाइन करती है वो हमारी पहचान होती है, और वो अकाउंट नंबर हमारा वहां ओपन किया जाता है। और बैंक का ये जो लेजर अकाउंट है, इसकी एक कॉपी बैंक हमें अकाउंट होल्डर को देती है, जिसे टेक्निकली कहा जाता है पासबुक। सो माय डियर फ्रेंड्स, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेनेवर अ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एन अकाउंट होल्डर एंड द बैंक, ideally the transaction should be recorded in both the books, that is in cash book as well as in passbook. But जब ये ट्रांजैक्शन दोनों जगह रिफ्लेक्ट नहीं होता या किसी एक ही बुक में रिफ्लेक्ट होता है, तो वो डिफरेंस क्रिएट करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आइडियली क्या होना चाहिए, जब भी अकाउंट होल्डर और बैंक के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो दोनों के बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। इट शुड बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज वेल एज इन पासबुक। लेकिन अगर वो दोनों के बुक्स में रिकॉर्ड होता है तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। प्रॉब्लम विल अराइज देन व्हेन a particular transaction is recorded only in cash book or only in passbook, or it is recorded in both the books but with a different amount. So this creates the difference in cash book and passbook. और जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली नहीं होता है तो हमें समझना होता है ये टॉपिक, हमें बनाना होता है ये स्टेटमेंट, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो दोस्तों, ये टॉपिक को समझने से पहले हमें 3 टेबल्स को और कुछ टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। सो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं सबसे पहले टेबल नंबर 1। व्हाट इज टेबल नंबर 1? टेबल नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शंस। सो हम यहां पहले ट्रांजैक्शंस को समझेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शंस मींस व्हाट? माय डियर फ्रेंड्स, we have 2 books to compare with us. One is cash book and another is passbook, correct? And we have 2 types of transactions taking place in both the books. कौन से हैं वो 2 टाइप के ट्रांजैक्शन? Either there can be a debit transaction or there can be a credit transaction. So दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ समझना है what do you mean by debit in cash book and credit in cash book and debit in passbook and credit in passbook. कैश बुक के हम यहाँ कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। सो कैश बुक का बैंक कॉलम इज अ रेप्लिका ऑफ विच अकाउंट? इट इज रेप्लिका ऑफ बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट का नेचर क्या होता है दोस्तों? बैंक अकाउंट का नेचर होता है पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। अगर पैसा आया है तो डेबिट होगा, मतलब कैश बुक डेबिट का मतलब होता है दोस्तों रिसीट्स। क्रेडिट द गिवर, अगर आपने पैसा दिया है, पैसा गया है तो क्रेडिट होगा, मतलब कैश बुक के क्रेडिट का मतलब होता है पेमेंट्स। क्योंकि रिवीजन सेशन है, हम थोड़ा फास्ट जाएंगे, थोड़ा हीटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कैश बुक और पासबुक में दोस्तों हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होगा। क्या मतलब है इनवर्स रिलेशनशिप का? अगर कैश बुक के डेबिट का मतलब रिसीट्स है तो पासबुक के क्रेडिट का मतलब होगा रिसीट्स, और कैश बुक के क्रेडिट का मतलब अगर पेमेंट्स है तो पासबुक के डेबिट का मतलब होगा पेमेंट। सो कैश बुक एंड पासबुक ऑलवेज शेयर इनवर्स रिलेशनशिप। दिस इज टेबल नंबर 1। सो एक चीज आपको अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि कैश बुक डेबिट मींस रिसीट्स और कैश बुक डेबिट इज इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट, करेक्ट? इसका मतलब होता है पैसा आया है बॉस। क्योंकि लॉजिक बहुत सिंपल है। वो आप कहेंगे सर ये कैश बुक और पासबुक में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि सिंपल है, जब मैं अकाउंट होल्डर बैंक में पैसा डिपॉजिट करता हूं तो मेरी जेब से पैसा जा रहा है, मेरे लिए वो पेमेंट है, माइनस है। लेकिन बैंक की जेब में पैसा आ रहा है तो बैंक के लिए क्या है?
प्लस है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। टेबल नंबर 1, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। अब हम आते हैं टेबल नंबर 2 पे। ये कुछ बहुत बेसिक चीजें होती है जो बच्चा नहीं करता, तो हम यहां रिवाइज कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द बैलेंसेस, हम यहां समझेंगे बैलेंसेस को। तो दोनों बुक में दो टाइप के बैलेंसेस होते हैं। हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से पढ़ते आ रहे हैं। फिर से यहाँ पे दो बुक का नाम लिखता हूं मैं, कैश बुक एंड पासबुक। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। बैलेंस होते हैं दो टाइप के, एक होता है डेबिट बैलेंस और दूसरा होता है क्रेडिट बैलेंस। इसका किसी बुक से, किसी अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है। 11th स्टैंडर्ड में और बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में एक टॉपिक पढ़ा होता है लेजर अकाउंट्स। यहां पे हम ये पढ़ते हैं हाउ टू बैलेंस अ लेजर अकाउंट। सो दो टाइप के बैलेंसेस होते हैं दोस्तों, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट बैलेंस? When debit side of an account is greater than credit side of an account is said to have debit balance, and when credit side of an account is greater than debit side of an account is said to have credit balance. करेक्ट, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। अब हमें यहाँ क्या करना है, टेबल 2 को कंप्लीट करने के लिए हमें टेबल नंबर 1 से फिगर्स को बोरो करना है। तो टेबल नंबर 1 में हमने समझा था कि कैश बुक का डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ पे हमने देखा है कैश बुक डेबिट मींस रिसीट्स और कैश बुक क्रेडिट मींस पेमेंट। तो वही चीज को मैं यहाँ के लिखता हूं टेबल नंबर 2 में। सो डेबिट बैलेंस मतलब रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट्स और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स। अभी मैं कुछ इंटरप्रिटेशन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं पहले पासबुक के फिगर्स लिखता हूं और फिर हम आगे बात करेंगे। पासबुक का डेबिट का मतलब होता है पेमेंट्स और पासबुक के क्रेडिट का मतलब होता है रिसीट्स। चलो कोई बात नहीं, यही चीज हम यहां लिखते हैं, पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स और यहां पे रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट्स। दोस्तों मुझे लग रहा है कि वापस हमने जो एक इनवर्स रिलेशनशिप बनाया था वो यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसकी शैडो हमें यहां इस टेबल में भी दिखाई दे रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। सो अगर हम किसी भी एक बुक को इंटरप्रेट कर लेते हैं ना, तो दूसरे बुक का इंटरप्रिटेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो आते हैं दोस्तों, समझते हैं कैश बुक डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है। रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट्स, पैसा ज्यादा आ रहा है, खर्चा कम हो रहा है। अगर रिसीट ज्यादा होगी और पेमेंट्स कम होगा तो दोस्तों आपके बैंक में पॉजिटिव बैलेंस होगा। पॉजिटिव बैलेंस, बैंक बैलेंस होना बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके लिए क्या होगा, दिस विल बी नोन एज फेवरेबल बैलेंस। करेक्ट, तो यही चीज मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, पॉजिटिव बैलेंस and favorable balance. So receipts are more than payments. I hope you understood. So my dear friends, मैं यहां से common interpretation, general interpretation बना सकता हूं कि cash book debit balance is it equal to passbook credit balance? Correct? ये मैं इंटरप्रिटेशन कह सकता हूं और इन दोनों का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस ऑल्सो नोन एज फेवरेबल बैलेंस। करेक्ट, अब मैं इंटरप्रेट करता हूं सेकंड चीज को, कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस को। क्रेडिट बैलेंस मतलब व्हेन क्रेडिट इज मोर देन डेबिट और पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया तो बहुत बुरी सिचुएशन है दोस्तों। अगर आपके पेमेंट ज्यादा है और रिसीट कम है तो आपके बैंक में हमेशा नेगेटिव बैलेंस होगा। नेगेटिव बैलेंस अच्छी बात नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं। और अनफेवरेबल बैलेंस जब होता है ना करंट अकाउंट में, अगर आप बैलेंस से ज्यादा पैसा निकाल लेते हो, हाँ दोस्तों आप ऐसा कर सकते हो, बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को टेम्परेरी लोन फैसिलिटी देती है विच इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। सो यही चीज वहां रेप्लिका होगी जब पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा और वहां पे भी पेमेंट ज्यादा होंगे, तो इट विल बी द सिचुएशन ऑफ नेगेटिव बैलेंस, इट इज द सिचुएशन ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस, इट इज द सिचुएशन ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो फिर से यहां पे हम इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं कि कैश बुक credit balance is equal to passbook debit balance, which means what, negative balance, technically known as bank overdraft. Correct, I hope you understood this basic also. Now we come to table number 3 where we are going to integrate table number 1 and table number 2. So table number 3 में हम क्या करेंगे, we are going to understanding effect of transactions on balances. So ये जो हमने दो टाइप के बैलेंसेस देखे हैं, कौन से दो टाइप के बैलेंसेस देखे हैं, एक तो हमने देखा है फेवरेबल बैलेंस, मैं डेबिट क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूं, और दूसरा हमने देखा है अनफेवरेबल बैलेंस।
और हमने देखे दो टाइप के ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन होता है वेयर यू रिसीव मनी, सो आइदर इट इज नोन एज रिसीट्स और इट इज नोन एज डिपॉजिट्स, एंड सेकेंड इज पेमेंट्स और विड्रॉल्स। दोस्तों ये टेबल बहुत अच्छे से समझना है, ये टेबल हमें हेल्प करेगा टू असाइन द अरिथमेटिकल साइन। चलो देखते हैं। चलो देखते हैं, समझते हैं। अब फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है, हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, अनफेवरेबल का मतलब होता है दोस्तों नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, तो फेवरेबल बैलेंस मतलब मेरे पास बैंक में पैसा है, मेरे पास सपोज बैंक में 100 रुपीज है एंड आई फर्दर डिपॉजिट मनी, मैं और 20 रुपीज डिपॉजिट करता हूं, मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा 120। कैन आई से माई पॉजिटिव बैलेंस गोज अप, करेक्ट। मेरे पास बैंक में 100 रुपीज है, मैं सेकंड कॉलम की बात कर रहा हूं फेवरेबल की। मेरे पास बैंक में 100 रुपीज बैलेंस है और मैं बैंक से विड्रॉ करता हूं, पेमेंट करता हूं, तो मेरा पॉजिटिव बैलेंस क्या होगा, इट विल गो डाउन, पॉजिटिव बैलेंस विल गो डाउन। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, समझना। मेरे बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, टेक्निकल है इसलिए मैं एग्जांपल लिखता हूं -100, ठीक है, और मैं उसमें पैसा डिपॉजिट करता हूं, सपोज आई डिपॉजिट 20 रुपीज। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी माय न्यू बैलेंस? माय न्यू बैलेंस विल बी -80. व्हाट हैज हैपेंड? माय बैलेंस -100 हैज गॉन डाउन टू -80. कैन आई से माय नेगेटिव बैलेंस हैज गॉन डाउन? करेक्ट, समझ में आया? Let's take the fourth case where I already have negative balance, continuing with the same example, -100, and I make payment suppose 20, -20. What will be my new balance? -120. क्या हुआ है यहाँ पे? मेरा बैलेंस -100 से बढ़ के हो गया है -120, दैट मीन्स माई नेगेटिव बैलेंस हैज गॉन अप। सो दोस्तों यहाँ पे ये तीन टेबल्स जो है ये हमें करेगी बहुत हेल्प टू अंडरस्टैंड अवर कंसेप्ट अबाउट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब हम यहाँ देखते हैं व्हाट आर द वेरियस रीजंस ऑफ डिफरेंसेस। आप कहते हैं सही बात है सर, जब हर ट्रांजैक्शन जो कि अकाउंट होल्डर और बैंक के बीच में होता है ये दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड होता है, तो आइडियली दोनों के बुक्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर दोनों के बुक्स में डिफरेंस क्यों होता है? बिकॉज देयर आर सम रीजंस ऑफ डिफरेंस जिसको हम यहां देखने वाले हैं। व्हाट आर द वेरियस रीजंस ऑफ डिफरेंसेस? क्या होते हैं अलग अलग रीजंस ऑफ डिफरेंसेस? कैशबुक और पासबुक में डिफरेंसेस क्यों क्यों होते हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली टाइमिंग डिफरेंस ट्रांजैक्शंस। टाइमिंग डिफरेंस ट्रांजैक्शन क्या मतलब होता है इसका? टाइमिंग डिफरेंस ट्रांजैक्शन, दे आर दोज ट्रांजैक्शंस हुज टाइम of accounting recording is different in cash book and in passbook. So वो ट्रांजैक्शन कैश बुक पे अलग डेट को रिकॉर्ड किया जाता है और पासबुक में किसी और डेट को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके वजह से उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता है। ऐसे ट्रांजैक्शंस को कहते हैं हम टाइमिंग डिफरेंस ट्रांजैक्शन। सेकेंड जो रीजन होता है, हो सकता है उसको हम कहते हैं एरर इन पासबुक। व्हाट डू यू मीन बाय एरर इन पासबुक? बैंक को किसी और अंशुल के अकाउंट में पैसा डालना था, पैसे तो बैंक से ऐसी गलती होती नहीं है बट हो तो बहुत अच्छी बात है, और बैंक ने उसके अकाउंट में पैसा ना डाल के मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो मैं वंडर कर रहा हूं कि यार मेरे अकाउंट में पैसा कहां से आया, मैंने तो कोई पैसा डिपॉजिट नहीं किया। सो ये जो है ये बैंक की गलती है। ऑब्वियसली बैंक को बाद में सब्सिक्वेंटली अपनी गलती का पता चलेगा और बैंक मेरे अकाउंट से वापस पैसा निकालेगा, मेरे अकाउंट को डेबिट करेगा। समझ में आ रहा है? तो एरर इन पासबुक। थर्ड जो रीजन होता है डिफरेंस का वो होता है एरर्स इन कैश बुक। हमारी खुद की कुछ गलतियां होती है, कैश बुक में कुछ गलतियां होती है दोस्तों। अकाउंटिंग करते करते समय कोई भी गलती हो सकती है। से फॉर एग्जांपल मैंने कैश सेल किया है, ठीक है, कैश सेल किया है, कस्टमर ने मुझे कैश दिया है, मैंने कस्टमर को गुड्स दिए हैं। आई शुड रिकॉर्ड कैश सेल इन द कैश कॉलम ऑफ माय कैश बुक। लेकिन जल्दबाजी में गलती से मैं क्या करता हूं, उसको कैश कॉलम की जगह बैंक कॉलम में दिखा देता हूं। मतलब जहां मुझे एंट्री पास करना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आई रॉन्गली पास एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक्चुअली इस ट्रांजैक्शन का बैंक से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही मेरे पास चेक आया, ना ही मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया। मेरे पास तो सीधी सीधी कैश आई थी, लेकिन मैंने गलती से उसको कहां रिकॉर्ड किया, बैंक कॉलम में। तो ये है एरर इन पासबुक। और चौथा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चौथा जो रीजन होता है वो है, उसको मैं कहता हूं
जेन्युइन ट्रांजैक्शन। क्या मतलब होता है जेन्युइन ट्रांजैक्शन का? जेन्युइन ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि पासबुक में है, कैशबुक में नहीं है, लेकिन वो कैशबुक में होने चाहिए। अच्छे से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं, जेन्युइन ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अपीयरिंग इन पासबुक which should have appear in cash book. Then you may ask that sir फिर वो कैश बुक में क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो कैश बुक में इसलिए नहीं दिख रहे हैं बिकॉज हमको बैंक से कोई इंटीमेशन नहीं था। समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे सर फिर इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अभी लेते हैं इसका सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक ने हमसे बैंक चार्जेस चार्ज की है, बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, कोई गलत नहीं बात है। बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हमें बैंक चार्जेस चार्ज करेगा। अब बैंक थोड़ी ना हमसे पूछ के बैंक चार्जेस चार्ज करेगा, तो बैंक हमारे अकाउंट से, हमारे पासबुक से डायरेक्टली बैलेंस डिडक्ट कर लेता है। हमें कुछ पता चलता है? नहीं। हमें पता कब चलता है? तब चलता है जब हम कैशबुक और पासबुक को कंपेयर करते हैं, और दोनों को कंपेयर करने के बाद में पता चलता है ओ माय गॉड, बैंक चार्जेस लगे हैं और मैंने इसकी एंट्री पास नहीं की। तो इससे पहले कि आप उसे कहो कि भाई ये रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन है, आपको क्या करना चाहिए? ये जेन्युइन ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग कर लेनी चाहिए। दूसरा इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक ने हमें इंटरेस्ट चार्ज किया है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है तो इंटरेस्ट चार्ज किया है। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव बाय बैंक, ये भी उसका एक एग्जांपल हो सकता है ना। तो बैंक ने इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव किया है तो हमारी इनकम है, डायरेक्टली बैंक में आया, तो क्या गलत किया बॉस? बट हमने उसकी अकाउंटिंग एंट्री अभी तक पास नहीं की, जो कि हमें करना पड़ेगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है। पेमेंट्स मेड अंडर एसआई, एसआई मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया था दैट पे माय इलेक्ट्रिसिटी बिल, पे माय ब्रॉडबैंड बिल, पे माय क्रेडिट कार्ड बिल, पे माय ईएमआई, everything. So bank has honored my instructions, bank has made those payments, bank haven't asked me, why will they ask me? So in this situation these are the genuine transactions. So timing difference transactions को मैं आपके लिए लिस्ट डाउन करता हूं। दो ट्रांजेक्शंस होते हैं प्राइमरीली यहाँ पे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और दूसरा होता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। सो दोस्तों ये है मेन प्राइमरी 4 अलग अलग रीजंस ऑफ डिफरेंसेस इन बैलेंस इन कैश बुक एंड बैलेंस इन पासबुक। अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऑथर्स ने अपने तरीके से अलग अलग रीजंस ऑफ डिफरेंस को डिफाइन किया, बट समरी लेक्चर में तो बॉस इसी तरीके से हमें इसको समझना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग BRS। सो गाइज यहाँ पे हमें देखना है देयर आर 2 methods of preparing BRS which is very well covered in your syllabus as well. The first method is the very normal method that is known as without adjusting cash book, and the second method is known as after adjusting कैश बुक। नाउ आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, देखना है, समझना है, इंटरप्रेट करना है कि दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा किस चीज पे है। इज इट ऑन एडजस्टेड कैश बुक और इज इट ऑन नॉन एडजस्टेड कैश बुक? वेल अभी हम जब पास्ट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे समझा जाता है कि क्वेश्चन किस सेगमेंट पे पूछा है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन द फर्स्ट पार्ट, दैट इज यू हैव टू प्रिपेयर BRS विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक, बट प्रैक्टिकली क्या यूज किया जाता है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा सेकंड मेथड इज यूज्ड इन प्रैक्टिकल लाइफ। हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले हमारे कैश बुक को करते हैं एडजस्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टिंग योर कैश बुक? विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक में तो कुछ देखना ही नहीं है, जो बिल्कुल सिंपल है, हमें जो रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस दिए हैं हमें उसे प्लस माइनस असाइन करना है, स्टार्टिंग पॉइंट में ऐड करना है और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक में। आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक में होता क्या है, आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन, करेक्ट।
आपको वो रिकंसिलेशन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि वो इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है। Is it a timing difference transaction? Is it an error in passbook? Is it an error in cash book? Or is it a genuine transaction? और ये देखने के बाद आपको अपने कैश बुक को एडजस्ट करना है। So cash book is adjusted for टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ये जो मैंने ऊपर लिस्ट बनाई ना 4 टाइप के ट्रांजेक्शन की, उसमें से कैश बुक 2 ट्रांजेक्शन को एडजस्ट करती है। सबसे पहले कैश बुक इज एडजस्टेड फॉर जेन्युइन ट्रांजैक्शंस। जो भी जेन्युइन ट्रांजैक्शंस है जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होने चाहिए थे और जो नहीं है उसको पहले हम रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों। सिंपल है, बैंक चार्जेस की एंट्री पास करते हैं, इंटरेस्ट मिला है उसकी एंट्री पास होती है, डिविडेंड मिला है उसकी एंट्री पास होती है, कस्टमर ने पैसा जमा किया उसकी एंट्री पास होती है। हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए थे, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, उसकी एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री पास करते हैं मतलब क्या होता है, जब भी मैं एंट्री पास करता हूं वो मेरे कैश बुक में रिफ्लेक्ट होता है और फिर बाद में वो रिकंसिलेशन ट्रांजैक्शन नहीं कहलाता है। तो एडजस्टमेंट इन कैश बुक का मतलब होता है अकाउंटिंग अ ट्रांजैक्शन, एंड वंस यू अकाउंट अ ट्रांजैक्शन इट ऑटोमेटिकली अपीयर्स इन योर कैश बुक एंड देन इट इज नो मोर कॉल्ड अ रिकंसिलेशन ट्रांजैक्शन। ऐसा ही एक और ट्रांजैक्शन मैं कैश बुक में एडजस्ट करता हूं एंड दैट इज मेरी खुद की गलती, एरर इन कैश बुक। मेरी खुद की अगर कोई गलती हो गई है तो वो गलती को मैं सुधारता हूं। कैश बुक में कोई एरर है तो मैं उसे रेक्टिफाई करता हूं। कैश बुक इज नॉट एडजस्टेड फॉर 2 थिंग्स। 2 ट्रांजैक्शन कभी भी एडजस्ट नहीं होते हैं कैश बुक में। क्या है दोस्तों वो 2 ट्रांजैक्शन? सबसे पहले मैं उसका शॉर्ट नेम घर का नाम बनाता हूं टिमडिफ। टिमडिफ का मतलब होता है टाइमिंग डिफरेंस ट्रांजैक्शन, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस ट्रांजैक्शन ऐसा ट्रांजैक्शन है जो आज की डेट में चाहे वो पासबुक में नहीं दिख रहा हो लेकिन कुछ दिनों बाद तो दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो उसको मुझे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज जो मैं यहां पासबुक में कैश बुक में एडजस्ट नहीं करूंगा वो है बैंक की गलतियां, एरर्स इन पासबुक। बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट में पैसा डाला तो 1-2 दिन बाद या सेम डे बैंक वापस निकाल लेगा। डेली क्लोजिंग होता है, बहुत दुनिया भर के ऑडिट्स होते हैं उनके, तो बैंक को ये गलती पता चलेगी, बैंक ये पैसा वापस निकाल लेगा। तो ये बैंक की जो गलती है इसको मैं मेरे कैश बुक में एडजस्ट नहीं करने वाला हूं। तो ये कुछ पिन पॉइंट आपको याद रखना है कि इफ इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडजस्टेड कैश बुक यू नीड टू एडजस्ट 2 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। वन इज जेन्युइन ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड इज दोज which are errors in my cash book, and you need not adjust 2 transaction. One is timing difference, TIMDIF transaction, and second is the error in passbook. Once you account for all these transactions, your cash book is changed और फिर वो नया बैलेंस आपको मिलता है और वो नए बैलेंस के साथ आपको बनाना होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। So guys, having understood the methods of preparing bank reconciliation statement, अब मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी चीज करने वाला हूं। मैं यहां समराइज करूंगा टोटल नंबर ऑफ रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स और देखेंगे कि वहां पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। करेक्ट? सो हम यहां बनाते हैं समरी ऑफ रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस। सो इस समरी को और इफेक्टिव बनाने के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं। So provisionally let me draw these many lines. Correct? अब हम यहाँ क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं लिस्ट कुछ रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस की। माय डियर फ्रेंड्स, रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस में क्या क्या आ सकते हैं? करेक्ट? सो सबसे पहला जो रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन आ सकता है वो हो सकता है चेक issued but not
अनप्रेजेंटेड, इसे हम शॉर्ट में कुछ और भी कह सकते हैं, इट कैन बी ऑल्सो रेफर्ड एज अनप्रेजेंटेड चेक्स। सो चेक जो हमने इशू किया है बट प्रेजेंट नहीं हुआ, इट इज ऑल्सो नोन एज अनप्रेजेंटेड चेक्स। सेकेंड ट्रांजेक्शन यहां पे क्या आ सकता है, चेक रिसीव्ड और डिपॉजिटेड but not yet collected. So technically this may be known as अनकलेक्टेड चेक्स। सो ऐसे चेक जो मैंने रिसीव किया है, कलेक्ट किया है, बट अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए, करेक्ट। अब थर्ड नंबर के जो ट्रांजैक्शन है ना दोस्तों, ये वो ट्रांजैक्शंस है जहां पे बैंक में डायरेक्टली पैसा आता है। मतलब मैं यहां पे समरी बनाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। दे आर दोज ट्रांजैक्शंस वेयर पासबुक रिसीट्स टेक प्लेस। समझ में आ रहा है? ऐसी चीजें जो पासबुक में रिसीट्स होती है, पासबुक में पैसा आता है, कैश बुक में कुछ इंटीमेशन नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसका पहला एग्जाम्पल हो सकता है डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर। तो कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा किया है तो वो सीधा पासबुक में आएगा, कैश बुक में उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। देन डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। नेक्स्ट इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है हमारे बिहाफ पे, करेक्ट। ये यहां पे आ सकता है। और क्या आ सकता है? बैंक ने में गलती से पैसा दे दिया, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। तो दोस्तों ये सारे ट्रांजैक्शंस में कॉमन क्या है कि पासबुक में पैसा आ रहा है, मतलब पासबुक रिसीट्स, करेक्ट। फोर्थ मैं यहां समराइज करता हूं ऐसे ट्रांजैक्शंस जहां पे पासबुक से पेमेंट्स हो रहे हैं। पासबुक पेमेंट्स, तो पासबुक पेमेंट्स में क्या क्या हो सकता है? बैंक चार्जेस, बैंक ने डायरेक्टली आपको बैंक चार्जेस चार्ज कर दिया है, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ था वैसे ही बैंक इंटरेस्ट चार्ज भी कर सकता है, करेक्ट। और क्या हो सकता है सोचिए जरा। पेमेंट्स नहीं कहूंगा मैं उसको, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक एज पर SI मीन्स स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो हमने जो बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए थे वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अंडर बैंक ने पेमेंट कर दिया है। और लास्ट में लिखता हूं रॉन्ग डेबिट्स बाय बैंक, बैंक की गलती हो गई, गलती से बैंक ने कर दिया डेबिट। तो ये है कुछ कॉमन ट्रांजैक्शंस। अब ये सारे कॉमन ट्रांजैक्शंस के अलावा दोस्तों यहां पे हो सकते हैं कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस जिसको हम समराइज कर सकते हैं। क्या है वो स्पेशल ट्रांजैक्शन? समझिएगा क्या हो सकते हैं वो स्पेशल ट्रांजैक्शन। कैश सेल्स, wrongly recorded in bank column, cash sales wrongly recorded in bank column of cash book। so cash book में ये गलती हो गई, correct। there can be a transaction, special transaction मतलब जो अनकॉमन होता है, पेमेंट recorded twice in cash book, कैश बुक में पेमेंट 2 बार रिकॉर्ड हुआ है। there can be undercasting errors,
अंडरकास्टिंग का मतलब होता है शॉर्ट टोटलिंग। तो ऐसी कुछ गलतियां हो सकती है। दोस्तों पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को हम रिव्यू करेंगे, रिसर्च करेंगे, बट आपको मैं एक चीज समझा दूं, मोर और लेस मेजर ट्रांजैक्शंस कॉमन ट्रांजैक्शन होते हैं और कुछ ही स्पेशल ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हमें दिखाई देंगे, करेक्ट। तो अब हमने एक समरी बना ली है कुछ ट्रांजैक्शंस की। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम समझेंगे कि अगर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम इन ट्रांजैक्शंस को ऐड करेंगे या लेस करेंगे। फिर हम यही चीज समझेंगे कि अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है तो हम क्या करेंगे। कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस, सॉरी कैश बुक डेबिट बैलेंस, आई विल टेक फर्स्ट। सो दोस्तों समरी हमने बना ली है। अब हम यहां क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि अगर हमारी बुक में, कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है तो ये ट्रांजैक्शंस का क्या होगा, विल दे बी एडेड और विल दे बी सब्सट्रैक्टेड। सिमिलरली हम यहां पे देखेंगे कि अगर हमारे कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये ट्रांजैक्शंस का क्या होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट बैलेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक डेबिट बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस एंड कैश बुक क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस, ऑल्सो नोन एज ओवरड्राफ्ट, करेक्ट। और ये सारे ट्रांजैक्शंस में हमें अरिथमेटिकल साइन असाइन करना सीखना है। दोस्तों आपने जहां से भी ये प्रिपरेशन किया इस टॉपिक का, यू वुड हैव स्टडीड द वेरियस मेथड्स टू असाइन अरिथमेटिकल साइन। हमारा कुछ एक अलग मेथड है यहाँ पे जिससे हम इस तरीके से, कुछ फ्लाइंग मेथड है जिसको हम यूज करते हैं टू असाइन द अरिथमेटिकल साइन। आई एम श्योर कि आपने जो भी मेथड से पढ़ाई की होगी, यू आर एबल टू असाइन साइंस प्रॉपर्ली। मैं यहाँ पे मेरी मेथड से रिवाइज करवा रहा हूं। अगेन मैं कह रहा हूं, अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं कि असाइनिंग अरिथमेटिकल साइन कैसे किया जाता है, सो यू कैन वॉच द डिटेल लेक्चर ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड ऑन यूट्यूब एंड द डिस्क्रिप्शन, इट्स लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एट द बिलो। सो माय डियर फ्रेंड्स, I assume that my left hand is my cash book and my right hand is my passbook. So ये सारे ट्रांजैक्शन होने से पहले दोनों बुक्स में है बैलेंस सेम। सो मैं सबसे पहले यहाँ देख रहा हूँ कैश बुक डेबिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस का। सो कैश बुक और पासबुक में फेवरेबल बैलेंस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू किया, कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस था, मैंने चेक इशू किया तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। ये देखो कैश बुक बैलेंस डिक्रीज्ड। अब वो चेक बैंक में क्लियर नहीं हुआ, प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो बैंक में पासबुक में देखिए अभी भी बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैश बुक को पासबुक से मैच करूंगा। मतलब मेरा जो कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा है इसको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। सो आई विल ऐड दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। क्लियर। अब चेक रिसीव और डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस सेम है। अज्यूम कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से पहले दोनों का बैलेंस सेम था। मुझे चेक मिला, बैंक अकाउंट डेबिट किया, ये देखिए कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, बट पासबुक में अभी भी बैलेंस कम दिख रहा है क्योंकि ये चेक क्लियर नहीं हुआ। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक। सो आई विल गो फ्रॉम माई स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट। तो मैं इसको क्या करूंगा, लेस करूंगा। तो दोस्तों ये जो हम देख रहे हैं ना, ये हमारे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट्स है। ट्रांजैक्शन नंबर 3, यहां पे क्या हो रहा है, पैसा डायरेक्टली बैंक में आ रहा है। बैंक में अगर पैसा आएगा तो एंट्री कहां होगी, पासबुक में होगी। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। इस सारे ट्रांजैक्शन से पहले सेम बैलेंस है। सीधा बैंक में पैसा आया, डिविडेंड आया, इंटरेस्ट आया, कस्टमर ने पैसा जमा किया, तो क्या होगा, देखो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस अभी भी कम है। क्यों कम है, क्योंकि हमने अभी तक ये एंट्रीज को रिकॉर्ड नहीं किया। क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, डोंट फॉरगेट, ये देखो यहां लिखा है स्टार्टिंग पॉइंट मेरा है कैश बुक। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे जाऊंगा। मतलब मैं इसे क्या करूंगा, ये सारे ट्रांजैक्शंस को ऐड करने वाला हूं। Transaction number 4 where I have made payments. My bank has made payments on my behalf directly from passbook. What will happen? My passbook balance goes down. समझिएगा, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम था। बैंक ने मेरा क्रेडिट कार्ड बिल पे किया, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में अभी भी बैलेंस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है सर, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज किए, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। व्हाट इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक। सो आई विल गो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। तो मैं इन सबको क्या करूंगा, लेस करूंगा यहां पे। तो ये ट्रांजैक्शन को मैंने लेस कर दिया है।
स्पेशल ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे, कैश सेल रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। एक्चुअली वो कैश सेल था, पर मैंने क्या किया, क्योंकि उसे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया तो मेरे पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, है ना, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पर पासबुक में अभी भी बैलेंस कम है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो फ्रॉम कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, सो आई विल रिड्यूस इट, मैं उसे सब्सट्रैक्ट कर लूंगा यहाँ पे। पेमेंट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, वेरी गुड, एक बार पेमेंट हुआ था वहां तक तो ठीक है, पर मैंने पेमेंट रिकॉर्ड कर लिया, मतलब मेरे कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, है ना। पासबुक में एक ही बार पेमेंट रिकॉर्ड हुआ है, पर कैश बुक में 2 बार हुआ है, तो कैश बुक का बैलेंस कम हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक, एंडिंग पॉइंट इज पासबुक, सो व्हाट वी विल डू, ऐड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अंडर कास्टिंग, तो उसको थोड़ा इलैबोरेट करना पड़ेगा। यहां पे अंडर कास्टिंग का मतलब क्या है, रिसीट्स साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्टेड, ठीक है। कैश बुक की जो मेरी रिसीट साइड है उसकी टोटल कम ली है, तो कैश बुक की रिसीट साइड की टोटल कम ली, मतलब कैश बुक में रिसीट्स कम दिख रही होगी, कैश बुक में रिसीट्स कम दिख रही होगी, इसका मतलब है कैश बुक में पेमेंट ज्यादा दिख रहा होगा, करेक्ट। रिसीट्स कम मतलब पेमेंट ज्यादा, रिसीट्स कम और पेमेंट ज्यादा, दोनों का इंप्लीकेशन क्या होता है कि मेरे कैश बुक का बैलेंस ये देखो कम हो गया। समझ में आ रहा है, कैश बुक रिसीट साइड इज अंडर कास्टेड, अंडर कास्टिंग करने से, शॉर्ट टोटलिंग करने से कैश बुक का बैलेंस कम दिखेगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिखेगा। सो व्हाट इज स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, करेक्ट। तो ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा यहाँ पे ऐड। अब मैं आता हूं आगे, अब मैं लेता हूं दूसरा बैलेंस, करेक्ट, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। लेट अस रिवाइज, लेट अस सी। अब ध्यान रखना सबको, हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, वो टेबल नंबर 3 हमने किया था, याद आ रहा है आपको, दिखाऊं टेबल नंबर 3, ये रहा टेबल नंबर 3। अनफेवरेबल बैलेंस का कॉलम हमें यहां रेफर करना है, ओवरड्राफ्ट है हमारे पास में। सो क्या होती है सिचुएशन, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है, और मैंने चेक इशू किया, मतलब ऑलरेडी कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है, मैंने और चेक इशू किया, तो क्या होगा, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, पर पासबुक का ओवरड्राफ्ट कम है। क्यों कम है, क्योंकि अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। तो माई स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक, एंडिंग पॉइंट इज पासबुक, व्हाट आई विल डू, आई विल सब्सट्रैक्ट, मैं उसे लेस कर दूंगा। अभी मैं दोस्तों कोई इंटरप्रिटेशन नहीं बना रहा हूं कि जो पहले कॉलम में प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा। आपको और मुझे रिवाइज करना है, समझना है। चेक रिसीव्ड और डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। चेक मिला, हमने डिपॉजिट किया, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया, है ना। हमने क्या देखा था, नेगेटिव बैलेंस होता है, और आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो नेगेटिव बैलेंस गोज डाउन। व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, व्हाट विल यू डू, ऐड। पासबुक में पैसा आया है, ये सारे वो ट्रांजैक्शन है जहां पासबुक में पैसा आया। पासबुक में पैसा आया है मतलब पासबुक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, तो हम भी क्या करेंगे, लेस कर देंगे ये सारे ट्रांजैक्शंस में। यहां पे क्या हुआ है, पासबुक से पेमेंट हुआ है, पासबुक से पेमेंट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, तो हम भी क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, करेक्ट। स्पेशल ट्रांजैक्शंस देखते हैं। कैश सेल रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, हमने गुड्स बेचे कैश में, गलती से बैंक में रिसीट्स रिकॉर्ड कर लिया। कैश बुक में रिसीट रिकॉर्ड करने की वजह से मेरे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया, जबकि पासबुक का ओवरड्राफ्ट अभी भी ज्यादा है। व्हाट इज स्टार्टिंग बुक, कैश बुक, एंडिंग बुक पासबुक, so what we will do, we will match the starting point to ending point, so we will add over here. पेमेंट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, कैश बुक में पेमेंट 2 बार रिकॉर्ड कर दिया तो ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। स्टार्टिंग बुक है कैश बुक, तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे।
और लास्ट ट्रांजैक्शन हम यहाँ लेते हैं समरी में, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्टेड। कैश बुक की रिसीट साइड अंडर कास्टेड है। कैश बुक की रिसीट साइड अंडर कास्ट होने से क्या होगा, कैश बुक में रिसीट्स कम दिखेगी, मतलब ओवरड्राफ्ट ज्यादा दिखेगा। ओवरड्राफ्ट ज्यादा दिख रहा है कैश बुक में। स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक, एंडिंग पॉइंट है पासबुक, तो हम क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे। करेक्ट। दोस्तों मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि आपने जो भी ट्रिक यूज किया होगा अपनी स्टडीज के समय टू असाइन अरिथमेटिकल साइन, गो अहेड विद दैट। इफ यू स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड दिस particular method of assigning arithmetical sign, please watch my detailed video on bank reconciliation statement. Correct. So my dear friends, that is how we assign the arithmetical sign, and we go ahead. Let us analyze what is the situation on this particular topic if we talk about the past exam questions of ICAI examination. My dear friends, हम देने जा रहे हैं नवंबर 2019 की एग्जामिनेशन, और अभी तक 3 एग्जाम्स हो चुकी है नए सिलेबस की। सबसे पहली जो एग्जाम थी मई 2018 की एग्जामिनेशन, ये देख रहे हैं हम उसका पेपर। मई 2018 की एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6A was a compulsory question on बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर 10 मार्क्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं कि पहले ही एग्जाम में, मई 2018 के एग्जाम में सीए इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा इस टॉपिक पे। सिमिलरली अगर आप यहां देखेंगे तो ये है पेपर सेकंड एग्जाम का, दैट इज नवंबर 2018 का, जिसका क्वेश्चन नंबर 4B। क्वेश्चन 4B is again another 10 mark question on the same topic, bank reconciliation statement. नए सिलेबस की तीसरी एग्जाम दैट इज मई 2019, ये है उसका पेपर आपके सामने। और मई 2019 का आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन 2A which is another 10 mark question on bank reconciliation statement. My dear friends, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। पिछले तीनों एग्जाम से 10 मार्क्स के 10 मार्क्स के कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझने की जरूरत है कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इजी है, जो बहुत स्कोरिंग है, और हमें इसे बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोई भी पास 3 एग्जाम्स में से कोई भी पेपर एनालाइज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही नॉर्मल ट्रांजैक्शंस इंस्टीट्यूट ने पूछा है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपके सामने नवंबर 2018 एग्जाम का क्वेश्चन 4B which is a 10 mark question on BRS। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको दिया गया डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस। और फिर ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं एक बार कैसे पूछे गए। चेक इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर बैंक, प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट, टाइमिंग डिफरेंस ट्रांजैक्शन, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अलाउड बाय बैंक मतलब received by bank, checks deposited into bank for collection but not yet collected, bank charges not entered in cash book, check deposited into bank was dishonored but no intimation was received, bank paid house tax on our behalf but no intimation received। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ जो समरी बनाई है माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस इन्हीं समरी में से आ रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको यहां पे एक समरी बना के दूं, फॉर एग्जाम्पल आई प्रिपेयर समरी ऑन योर बिहाफ के लास्ट 3 एग्जाम्स में कब कब कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए। सो मैं लिखता हूं यहां पे मई 2018, नवंबर 2018 और मई 2019 एग्जामिनेशन। करेक्ट। मई 2018 एग्जाम में बैंक रिकंसिलिएशन वाज आस्क्ड इन क्वेश्चन 6A फॉर 10 मार्क्स। नवंबर 2018 में दोस्तों ये पूछा गया इन क्वेश्चन 4B फॉर अनदर 10 मार्क्स, एंड May 2019 it was asked in question 2। क्वेश्चन 2A फॉर 10 मार्क्स। सो कंसिस्टेंटली 3 एग्जाम्स में, तीनों एग्जाम्स में 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है। मई 2018 एग्जाम में आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो दिया गया था वो था पासबुक का ओवरड्राफ्ट, नवंबर 18 में था कैश बुक का
डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, और मई 19 में वापस दिया गया पासबुक का ओवरड्राफ्ट। इफ आई टॉक अबाउट टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, सो मई 18 में यू वर गिवन टोटल 9 ट्रांजैक्शंस, नवंबर 18 में देयर वर गिवन 7 ट्रांजैक्शंस, and in May 2019 there were total 8 transactions. So दोस्तों आप यहां देख रहे हैं कि हम अभी यहां बात कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, नवंबर 2019 में क्या होगा इस टॉपिक का, मतलब व्हाट to expect from this topic in November 2019. So looking at the trends of the last 3 examination, I expect a compulsory question on this particular topic, जहां पे मुझे लगता है कि एक 8 to 10 मार्क का क्वेश्चन certainly इस टॉपिक पे आ सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, बट एक 7 से 10 ट्रांजेक्शन, 7, 8, 9 ट्रांजेक्शन यहां पे आ सकते हैं। 7, 8, 9 ट्रांजेक्शन जो भी इस क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो उसमें से आप ये समझ लीजिएगा पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 जो मैंने यहां लिखे हैं, मेजर ट्रांजेक्शन इसमें से कवर होंगे। देयर मे बी हार्डली 1 or 2 स्पेशल ट्रांजेक्शन, आई मीन हार्डली 1 or 2 ट्रिकी ट्रांजेक्शन, सच ट्रांजेक्शन विच मे बॉदर यू, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर ट्रांजेक्शन आर गोइंग टू बी वेरी वेरी नॉर्मल ट्रांजेक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हमें स्टेप मार्किंग का पूरा एडवांटेज लेना चाहिए, और स्पेशली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जैसा जो टॉपिक है, इट्स नॉट वर्थ लूजिंग योर मार्क्स। मैं ऐसा ही एक एनालिसिस और लेके आया हूं आपके लिए। ये जो एनालिसिस था, दिस वाज अ पास्ट एग्जाम पेपर, ICAI CA फाउंडेशन पेपर एनालिसिस। अब मैं आपके लिए ऐसा ही एक एनालिसिस लेके आया हूं फॉर ICAI CA फाउंडेशन RTP एनालिसिस। दोस्तों एक चीज जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और वो ये है कि हमारा ये एपिसोड खत्म होने के बाद, ये रिविजनरी सेशन होने के बाद, आप थोड़ा समय आज ही निकालें, आज ही आपको थोड़ा समय निकालना है। मैं आपको यहां पे पिन पॉइंट टारगेट दूंगा, वो टारगेट्स आपको अचीव करना है, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, और आपको जो भी आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उससे इस टॉपिक को जो रिवाइज करना है वो कीजिए, और इस टॉपिक को आज ही हम यहां पे खत्म कर देंगे। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि 24 आवर्स में से 1 घंटा आपको मुझे देना है, जहां हम यहां साथ में पढ़ेंगे। उसके अलावा 1 से 2 घंटा आपको अकाउंट्स को आज और देना है, और बाकी जो दिन आपका बचेगा जो आपको सेल्फ स्टडी करना है, यू कैन गिव दैट टाइम टू अदर सब्जेक्ट्स। माय डियर फ्रेंड्स, अभी से ये चीज समझिए, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ 3-3-2-2। 3 hours you need to give minimum, I'm telling you, 3 hours you need to study minimum the practical subjects of accounting and mathematics, statistics and logical reasoning, and 2 hours minimum you need to study the theory subjects of business law, business correspondence and reporting, and business economics and business and commercial knowledge. So RTP analysis क्या कहता है? तो दोस्तों अभी तक हमारे पास 4 RTPs अवेलेबल है। सबसे पहले है May 18, उसके बाद है November 18, then May 19, और अभी आप लोगों के लिए जो अवेलेबल है और आपको इशू हो गई है, दैट इज नवंबर 2019। इन चारों आरटीपीज में बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन दिया है एज क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 3। क्वेश्चन 5 ऑन पेज 3। सो दोस्तों हम अभी यहां इस लेक्चर में सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन ऑफ May 2019 RTP एंड November 2019 RTP। मतलब बिफोर वी कंक्लूड दिस एपिसोड, today's lecture we are going to solve these 2 questions। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज मेरा ये सेशन होने के बाद आपको मेरे साथ ही आज BRS कंप्लीट करना है, पूरा रिवीजन उसको कंप्लीट करना है, चाहे उसे 2 घंटा और क्यों ना लगे, बिल्कुल चलेगा। और उस प्रोसेस में आपको ये 2 RTPs के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ये सारा मटेरियल, सारी RTPs वगैरह एक गूगल ड्राइव फोल्डर में सेव कर रखा है, जिसकी लिंक भी मैंने यहां डिस्क्रिप्शन में शेयर की आपके साथ। इफ यू are having the RTPs, it's well and good. If you are not having RTP, no need to bother। मैं आप लोगों को ये लिंक दे रहा हूं, आप ये लिंक पे क्लिक कीजिए,
यू विल गेट एक्सेस टू माय गूगल ड्राइव फोल्डर और वहां से आप ये आरटीपीस डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हमारा ये लेक्चर होने के बाद आपको ये दोनों आरटीपी के क्वेश्चन कंपलसरी सॉल्व करना है, जिसका सोल्यूशन वही है। तो आपको पता चलेगा कि आपका सोल्यूशन सही है या गलत है, और उसके बाद में आपका जो स्टडी मटेरियल है, आपके जो नोट्स है, उससे आपको ये टॉपिक रिवाइज करके आज खत्म करना है। करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ May 19 एंड November 2019। सो दोस्तों, हम अभी यहां देखने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं May 2019 और November 2019 के आरटीपी के क्वेश्चंस। करेक्ट? आप दोनों क्वेश्चंस यहां देख सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा है कि आप वो गूगल ड्राइव का फोल्डर का लिंक एक्सेस करके ये आरटीपीस डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन एंड लेट्स सॉल्व क्विकली। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ आरटीपी ऑफ May 2019 on 30th November 2018 the cash book of Mr. Hari showed an overdraft. कैश बुक शोज ओवरड्राफ्ट। सो हमें हमारा स्टार्टिंग बैलेंस मिल गया, स्टार्टिंग बुक मिल गया 4480, ऑल्दो इस बैंक स्टेटमेंट शोज 3200 ओवरड्रॉन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कैश बुक का भी बैलेंस दिया और पासबुक का भी बैलेंस दिया, मतलब आपको यही समझ में आ जाएगा कि वेदर योर सोल्यूशन इज राइट और not correct. An examination of two records shows the following error. So my dear friends, मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं यहाँ लेता हूँ बैंक स्टेटमेंट shows 3200 overdrawn. I take passbook overdraft as my starting point, which is 3200, and now I'm going to assign arithmetical sign to all these transactions, and then after doing calculation I should get the ending amount as 4480, which is the balance as per cash book. Let us see. The debit side of cash book was undercasted by 400. Now we need to interpret this properly. Debit side of cash book, debit side of cash book का मतलब क्या है? रिसीट साइड। सो रिसीट साइड इज अंडर कास्टेड बाय 400। इसका मतलब कैश बुक में 400 रुपए से रिसीट्स कम रिकॉर्ड हुए हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कैश बुक में रिसीट्स कम है, मतलब कैश बुक का ओवरड्राफ्ट ज्यादा होगा। व्हाट इज माई स्टार्टिंग पॉइंट? डोंट फॉरगेट, हमने वहां लिखा है पासबुक। सो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सो ट्रांजेक्शन नंबर 1, 400 रुपीज विल बी एडेड टू इट. A check of 1600 in the favor of Y suppliers was omitted by the bank from the statement. The check was debited to another customer's account. हुआ क्या है कि हमने एक चेक दिया था 1600 का in favor of Y suppliers limited. That was omitted by the bank from the bank statement. What does that means? Overdraft as per cash book, overdraft as per passbook. We have issued a check. कैश बुक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज. बैंक हैज ओमिटेड फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट. पासबुक में वो पेमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे. स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक, एंडिंग पॉइंट इज कैश बुक. तो हम इस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. सो वी विल ऐड 1600 टू इट. A check of 172 drawn for payment of telephone bill was recorded in cash book as 127 but was shown करेक्टली इन बैंक स्टेटमेंट. वेरी सिंपल. दोनों बुक्स में ओवरड्राफ्ट था, हमने चेक ड्रॉ किया, करेक्ट अमाउंट है 172. बैंक स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट बढ़ा है 172 से. कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है बट ओवरड्राफ्ट इंक्रीज्ड ओनली बाय 127. मतलब पासबुक का ओवरड्राफ्ट ज्यादा है. कितने से ज्यादा है? 172 माइनस 127, दैट इज 45. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक. एंडिंग पॉइंट कैश बुक. तो हम क्या करेंगे? लेस करेंगे. बाय हाउ मच? 45. ओके. A check for 425 from Mr. Pal paid into bank was dishonored and shown as such on bank statement. Although no entry relating to dishonor of check was made in cash book. हुआ क्या? एक चेक डिसऑनर हुआ, पासबुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है. व्हाट इज स्टार्टिंग पॉइंट? पासबुक. सो हम क्या करेंगे? लेस करेंगे 425. The bank had debited a check of 150. Bank debited मतलब debited means what? Paid. A check of 150 to Mr. Hari's account by mistake. ठीक है. It should have been debited to Mr. Car's account. No problem. Wrong account. बैंक ने हमारे अकाउंट से गलती से पैसा डिडक्ट किया, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया. अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक. तो हम क्या करेंगे? लेस. सो 150 will be subtracted.
अ डिविडेंड ऑफ 100 वाज कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, क्या होगा उससे, कैश बुक का पासबुक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक, एंडिंग पॉइंट कैश बुक, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 100 विल बी एडेड टू इट। चेक्स totaling rupees 1300 drawn in November was not presented for payment. Check issued but not presented for payment. Overdraft as per cash book, overdraft as per passbook. Check issue किया, cash book का overdraft पड़ गया। Starting point is passbook, तो हम क्या करेंगे, add करेंगे, 1300 will be added to it. चेक्स फॉर 1200 डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया, पासबुक में अभी भी सादा दिख रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक, तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 300 was debited by bank. What do you mean by this statement, debited by bank? मतलब charged by bank, yet to be entered in cash book। तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, पासबुक में बैलेंस, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक, तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। सो ये 300 लेस करेंगे। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू टेक टोटल ऑफ ऑल दीज अमाउंट्स ऑन योर कैलकुलेटर, यू विल गेट बैलेंस एज पर कैश बुक, एंड yes, this amount comes to 4480 positive है, मतलब this is the overdraft. So this is how you can see maximum questions, maximum transactions are the normal transactions जो हम अभी देखते आ रहे हैं, करेक्ट। कुछ ही नए transactions है जिसको हमें यहाँ एडजस्ट करना है। कमिंग टू नवंबर 2019 आरटीपी, ये क्वेश्चन है थोड़ा अलग। याद कीजिएगा दोस्तों, हमने इस लेक्चर के बिगिनिंग में बात किया था एडजस्टेड कैश बुक की। Here it comes. On 30th September 2019, the bank account of Neil, according to the bank column of cash book, was overdrawn to the extent of 8124. मतलब यहाँ पे कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट दिया है आपको 8124. On the same day, the bank statement showed the debit balance of 41516. मतलब पासबुक के हिसाब से भी ओवरड्राफ्ट है, बट 41516 का है। An examination of the cash book and passbook reveals the following. So 1 2 3 4 5 6 7 reconciliation transactions are given to you. अब देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि कैसे पहचानना एडजस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन है क्या, ये देखो यहाँ पे आपको दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो appropriate rectifications. Now what do you mean by this rectifications? Adjustments required in the cash book of Neil to arrive at correct balance on 30th September and then to prepare bank reconciliation statement. So दोस्तों याद कीजिए, मैं फिर से स्क्रॉल अप करता हूं। मैंने आपको बताया था कि एडजस्टेड कैश बुक में दो ट्रांजेक्शंस ऐसे होते हैं जो हम एडजस्ट करते हैं और दो ट्रांजेक्शंस ऐसे होते हैं जो हम एडजस्ट नहीं करते। सो दो ट्रांजेक्शंस हम जो एडजस्ट करते हैं वो होते हैं जेन्युइन ट्रांजेक्शंस एंड एरर इन कैश बुक। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये जो समरी है, इस समरी में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शंस हम एडजस्ट करेंगे और फिर हम उसका वापस से कैश बुक बनाते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन एग्जाम में आप टी फॉर्मेट नहीं बना सकते हो दोस्तों, बट मैं यहाँ पे टी फॉर्मेट से कैश बुक बना रहा हूँ। कैश बुक का ये मेरा कौन सा कॉलम है, बैंक कॉलम है, और बैंक कॉलम मतलब ये होता है मेरा बैंक अकाउंट। कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट है। कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कब होता है, व्हेन देयर इज क्रेडिट बैलेंस। सो 8124 का क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट। एक एक करके ट्रांजैक्शन को कंसीडर करते हैं। अ चेक ऑफ 26,28,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर वाज क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ऑन 3rd अक्टूबर। ये एडजस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन है टिम डिफ। इफ यू रिमेंबर, टाइमिंग डिफरेंस ट्रांजैक्शंस को और एरर्स इन पासबुक को हम एडजस्ट नहीं करते। पेमेंट बाय चेक ऑफ 32,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। हाँ दोस्तों, इसको हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे हुआ है क्या, पेमेंट बाय चेक फॉर 32,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में दो बार रिकॉर्ड कर लिया, अब वो पेमेंट को रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। पेमेंट को रिवर्स करना पड़ेगा मतलब उसे कैश बुक के रिसीट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो मैं आता हूँ रिसीट साइड में और इस ट्रांजेक्शन को करता हूँ रिकॉर्ड।
On 29 September, bank credited an amount of 2,34,800 received from a customer of Neil, but the advice was not received. Direct deposit by customer, दोस्तों याद करो क्या देखा था हमने, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर को एडजस्ट करना पड़ेगा. क्या एंट्री पास होगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट. तो ये रहा मेरा बैंक अकाउंट, इसके डेबिट में जाता हूं और मैं लिखता हूं 2,34,800. बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 1160 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. हाँ दोस्तों, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. तो बैंक अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया. ऑन 6 सितंबर द बैंक credited 40,000 to Neil. Are we going to adjust this? No. Why? Because it is error in passbook. समझ में आया? दो चीजें हम एडजस्ट नहीं करते हैं, टिमडिफ एंड एरर इन पासबुक. A bill of exchange for 2,80,000 was discounted by Neil with his bank. This bill was dishonored. बिल जब डिस्काउंट होता है तब क्या एंट्री होती है दोस्तों, हम देखेंगे. वैसे एक एपिसोड है इसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. और यही बिल जब डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा. हाँ, ये ट्रांजेक्शन मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. 2,80,000 यहां पे होगा क्रेडिट. ओके, इसके बाद क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे आपसे कहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. आर वी गोइंग टू एडजस्ट दिस? नो. रीजन इज टिमडिफ. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक वी आर डन विद द रेक्टिफिकेशन, वी आर डन विद द एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक. नाउ सिंपली वी हैव टू फाइंड द बैलेंसिंग फिगर. और ये बैलेंसिंग फिगर आता है 22,484. सो अब दोस्तों हमारे पास में है नया बैलेंस. ये नया बैलेंस है हमारे पास, बैलेंस एज पर कैश बुक. कैश बुक का कौन सा बैलेंस है हमारे पास, क्रेडिट साइड की टोटल है ज्यादा. क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट. हाउ मच इज द बैलेंस, 22,484. और हमें ये सिर्फ 3 ट्रांजेक्शंस को करना है एडजस्ट. और अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा ये बैलेंस मैच होना चाहिए विद द बैलेंस एज पर पासबुक. सो देखते हैं. सबसे पहले है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक. ध्यान देना, यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक. तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. दिस ट्रांजेक्शन विल बी एडेड. 26,28,000. ऑन 6 सितंबर, मैं ट्रांजेक्शन नंबर 5 की बात कर रहा हूं. बैंक ने नील के अकाउंट में 40,000 क्रेडिट किया. क्रेडिट किया मतलब जमा किया. तो बैंक ने गलती की है, बैंक ने पैसा जमा किया है, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक. एंडिंग पॉइंट पासबुक. तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे 40,000 को यहां पे. और लास्ट ट्रांजेक्शन है दोस्तों, ट्रांजेक्शन नंबर 7, जिसको हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं. वो उस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. सो जब चेक इशू किया, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, पासबुक में वो बढ़ा नहीं है. व्हाट इज स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक. एंडिंग पॉइंट पासबुक. सो व्हाट वी विल डू, सब्सट्रैक्ट 26,52,000. We will subtract this amount. So now my dear friends, if you see calculation, you get balance as per passbook as 41,516. Oh yes, this is overdraft as per passbook, which is very well टैलिंग विद योर फाइनल अमाउंट. सो माय डियर फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं कि ये टॉपिक है बहुत ही आसान, ये टॉपिक है बहुत ही मैनेजेबल. कंसिस्टेंटली आईसीआई एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ रहा है और 100% ये आपके एग्जाम में आएगा. सो दोस्तों, ये टॉपिक अगर आज आपने अच्छे से यहां किया है मेरे साथ, मैं फिर से कह रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम दिस जस्ट गिव 1 or 2 more hours टू दिस टॉपिक और आज ही से खत्म कर दो आज इस टॉपिक को यहां पे. और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि हम अभी सिर्फ एपिसोड नंबर 2 में, एपिसोड 1 में मैंने आपसे कहा था कि हम एक बास्केट लेके आगे बढ़े. अभी हमारा बास्केट खाली था. ये आज का एपिसोड चालू होने से पहले हमारा ये मार्क्स वाला बास्केट खाली था जो हम आईसीआई के सामने लेके गए थे. लेकिन आज ये एपिसोड के बाद आई एम श्योर आपको ये फायदा हुआ होगा, आपका ये टॉपिक रिवाइज हुआ होगा. यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक एंड आफ्टर डूइंग दिस टॉपिक वी हैव सर्टेनली एडेड
10 मार्क्स टू दिस बास्केट। हम ये एपिसोड्स में, ये सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे करके ये बास्केट को फुल करते जाएंगे। सो दोस्तों, ये लेक्चर, ये एपिसोड कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। ये मैसेज ने मेरे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एंड आई एम श्योर ये आपके लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और वो भी इस समय जब हमें बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है। सो श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कही गई वो कुछ चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगा और ये एपिसोड को यहाँ कंक्लूड करना चाहूंगा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पे कई बार वो फिसलती है, चढ़ती दीवार पे कई बार वो फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना कभी ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। So my dear friends, with this note I would like to conclude this lecture. See you in the next episode. Till then, happy learning and happy studying.